Hi, welcome back to my channel Toppers Group Tuition TGT once again, and today we are going to continue with the double entry system of bookkeeping. पिछले जो हमारे 6 सेशंस हुए थे उसमें हमने सारे बेसिक्स जो थे वो हमने कवर किए हैं. अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो जो हमने सीखा है उसका कैसे उपयोग हम कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एक्चुअल में है क्या. दूसरी बात, अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप देख सकें, और ये फ्री है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो दोस्तों आते हैं और आज समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग असल में है क्या. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं. दोस्तों देसी नामा जो है ये एक जो मेथड है ये रीजनल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है. जैसे गुजराती है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, मराठी है, या ऐसी जो भी कुछ दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश में यूज़ होती है. ये जो देशी नामा है ये बहुत साइंटिफिक है, और जैसे हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है ये सेम उसी मेथड से इसको भी बनाया जाता है. ओनली जो चीज़ है जो हम इंग्लिश जो मेथड है उसमें डेबिट करते हैं तो वो देसी नामा में क्रेडिट करते हैं, और हम जो यहाँ पर क्रेडिट करते हैं वो देसी नामा में डेबिट करते हैं. तो ये उल्टा है, बस उतना ही फ़र्क है और बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. काफ़ी साइंटिफिक है. इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इसके भी 2 इफेक्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, हर जगह पे 2 इफेक्ट्स इसके भी होते हैं. तो ये मेथड ऑलरेडी यूज़ में है, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज में इसको मेंटेन करते हैं. दूसरा आता है सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो इट इज़ अ कैश बेस्ड सिस्टम. इसके अंदर सिर्फ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के साथ साथ जो रिसीवेबल्स हैं और पेएबल्स हैं वो लिखे जाते हैं. बस रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. तो ये जो लिखे जाते हैं रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, यानी कि ये छोटा ट्रेडर है. जैसे हमारी गली के ऊपर जो छोटा एक पान वाला है, उसने एक छोटा सा दुकान बना के रखा है, तो वो क्या हिसाब लिखेगा, उसको क्या हिसाब की ज़रूरत पड़ेगी. सोचते हैं, समझते हैं. अच्छा, आके देख लिया कि आज सुबह मेरे कैश काउंटर में इतना था और अभी इतने का मैंने सेल किया तो मेरे को इतना कैश आया, और मैंने इतने का दूसरी जो चीज़ उसकी जो पान है उसके सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, गुलकंद है, सुपारी है, बड़ी सौंफ है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो पान में डाली जाती है. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती है वो उसको हिसाब रखना है उसका कि उसने किसको कितने का क्या लिया. ठीक है, तो 2 चीज़ हो गई. एक हो गया रिसिट्स और एक हो गया पेमेंट. ठीक है, अब आता है रिसीवेबल्स. अभी जैसे एक बंदा है, वो जाता है रोज़ रात को वहाँ जाता है, पान लेता है, अपने बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ियाँ लेता है, और अपने किसी फ्रेंड के लिए कोई मिल गया तो सिगरेट विगरेट ले लिया. तो ये उसने अपना काम कर लिया, तो ये हो गया और वो निकल गया. अच्छा, वो जो पान वाला है वो सारे महीने का हिसाब रखने वाला है. ठीक है, तो जब वो हिसाब रखेगा तो महीने के अंत में वो उससे बोलेगा कि भाई तेरा ये महीने का इतना. तो उसने क्या किया, उसने क्या रिकॉर्ड बनाया, जो उसका रिसीवेबल है, जो उसको पैसा उसने कलेक्ट करना है. ठीक है. अच्छा, अभी किसी से उसने माल मंगाया,
वो जो पान होते हैं कलकत्ता के, बनारस के, जो भी पान होते हैं वो उसने मंगाए। तो जब वो मंगाता है ना पान, तो वो क्या करता है, कभी कभी तो डिलीवरी बॉय आके देके जाता है, फिर उसका जो सेठ है वो बाद में आता है शाम को या 2 दिन के बाद, तो वो लिख लेता है अपनी किताब में, अपनी बुक में कि भाई मैंने ये बंदे को इतना पैसा देना है, इससे मैंने ये पान लिया, ये तारीख को इतने पान आए, ये तारीख को इतने पान आए, फिर एक दिन में उसने बैठ के हिसाब करना है, उसको उसका पैसा पूरा दे देना। तो ये ही उसका हिसाब है। उसको फिक्र नहीं है कि उसने कितना कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट उसकी कितनी है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है। वो तो छोटा बंदा है, छोटा बिजनेस लेके बैठा हुआ है, एक छोटी सी दुकान है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में टपरी बोलते हैं, वो टपरी डाल के बैठा हुआ है, हो गया, ठीक है, खत्म। तो ये हो गया सिंगल एंट्री मेथड, ठीक है, ओके। अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के ऊपर। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज हम इसको समझने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ये मेथड में हम लोग हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ये जो बुक कीपिंग का सिस्टम है, ये 1494 में इटालियन बिजनेसमैन जो था फ्रा लूका पैसियोली, उसने ये सिस्टम बनाया था और कुछ 27 पन्ने का बुक उसने एक इसके ऊपर गाइडलाइंस के जैसा कि भाई इस तरह से आप मेंटेन करो, बस वो 27 पेज का था। वो आज जाके इतने सालों के बाद ये पूरी दुनिया में सारे जो लोग बिजनेस करते हैं, सारे लोगों को जिसको भी प्रॉफिट लॉस जानना है, बैलेंस शीट जानना है, अपना रिसिप्ट्स जाननी है, अपनी पेमेंट जाननी है, उस सब के लिए यही मेथड यूज़ करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया ये मेथड यूज़ होती है। इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आए, फिर कॉन्सेप्ट्स कुछ कन्वेंशंस शुरू हो गए, फिर उसके बाद गैप आ गया, GAAP आ गया, और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए। तो अब ये एक मेथड हो गया, एक सिस्टम हो गया जो सबको एक्सेप्टेबल है। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। हर बिजनेसमैन जो होता है वो इसी से अपना जो है वो अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये जो अकाउंट हम सीखने वाले हैं, आप ध्यान से इसको समझें, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर मैंने जो बनाया है, जो ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से प्लान किया गया है कि अगर आप ये सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अकाउंट्स समझ में आ जाएगा, और जो उसके बेसिक्स हैं और जो आपको ज़रूरी है समझना, वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। देयर इज बेसिकली 2 अकाउंट्स, एक्चुअली 3 अकाउंट्स, ठीक है। तो ये ऐसे है कि जैसे 3 अकाउंट्स बोला है, तो पहले 2 अकाउंट्स ले लेते हैं। जैसे 2 अकाउंट्स बोला है, तो एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट हो गए आपके, ठीक है। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में हम 3 अकाउंट्स पे आते हैं। तो 3 अकाउंट्स कौन से हैं? तो एक है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करेंगे, आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन के ऊपर है पूरा का पूरा जो है। और एक बार हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अगर समझ जाते हैं तो हमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल अकाउंट और ये है नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारे हो गए 3 अकाउंट्स, ठीक है। तो ये जो है 2 अकाउंट्स कौन से हैं? तो ये एक और ये एक, तो ये हो गया 2 अकाउंट्स, ठीक है। और तो फिर 3 अकाउंट्स कौन से हैं? तो 3 अकाउंट्स हो गए, एक ये और एक ये, यानी कि
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट हो गए। तो हमको ये क्लासीफाई करना है, जो भी हम सीखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे, जो भी हम आगे इसमें अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग में, वो ये सिर्फ 3 अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्लासिफिकेशन ठीक से समझ में आ गया तो आपकी नैया पार हो गई। आप समझ लो ये बात। हम जो अभी चल रहे हैं वो बेसिक्स पे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हैं, और बिल्कुल जरूरी चीज़ है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 अकाउंट्स। तो बेसिकली 2 अकाउंट्स हैं और एक्चुअल में 3 अकाउंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे 2 है, कैसे 2 अकाउंट्स हैं और कैसे 3 अकाउंट्स हैं, 1, 2 और 3। ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, ये रियल और ये नॉमिनल। ठीक है, आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही आपको याद कराने के लिए कि हमने वो 3 अकाउंट्स किए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। 3 अकाउंट्स हमने किए थे। तो उसमें से अब आते हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर। पर्सनल अकाउंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये है कैटेगरी 1, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। नेचुरल पर्सन्स मतलब जो नेचुरल है, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल, नेचुरल पर्सन्स, जो कुदरती, बॉर्न बाय नेचर। ठीक है, तो ये कोई भी नेम, दोस्तों इसको बराबर समझना कि नेम, नाम, किसी भी इंडिविजुअल का नाम, कोई भी जिंदा आदमी का, जिंदा मतलब किसी भी इंसान का नाम। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल पर्सन्स की। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन्स मतलब नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, स्टेट और नेशन। ठीक है, वैसे अगर देखने को जाएंगे ना तो ये आर्टिफिशियल पर्सन्स जो होता है वो नॉर्मली इट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो एक बैंक है। ठीक है, हमने बात करी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, BCCI, तो वो भी एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमने बात करी कोई एशियन स्टोर्स, कोई भी एक नाम है, स्टोर्स का नाम है एशियन स्टोर्स। हमने बात करी विजय सेल्स, तो जो विजय सेल्स है वो एक स्टोर है, नाम है, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है, वो जिंदा आदमी का नाम नहीं है। जो विजय सेल्स हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बड़ा सा शोरूम आ जाता है कि भाई विजय सेल्स है करके, समझ में आया? तो ये होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो वैसे नाम होता है, लेकिन इट इज कनेक्टेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, company, state, or even a nation. When you talk of a nation, so India is a country of 135 crores, but as a country, it is a personal account. अगर हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे तो इंडिया पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि वो नाम है। तो जहाँ पर नाम इन्वॉल्व होगा, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक समझने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन जो दिया जाता है, तो वो पर्सनल हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। जो तीसरा है वो है रिप्रेजेंटेटिव और ग्रुप पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव या ग्रुप पर्सनल अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया? अब मुझे रेंट किसी को देनी बाकी है, तो वो मेरी आउटस्टैंडिंग रेंट हो गई। तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट मैं किसको दूंगा? है ना, या तो मैं किसी इंसान को दूंगा या कोई मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा जो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो जब मैं उसके नाम पे रेंट खड़ी कर देता हूँ, आई मेक इट आउटस्टैंडिंग कि भाई मुझे इसको अभी देना बाकी है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं वो
रेंट या जो भी कुछ आउटस्टैंडिंग है वो मैं किसी इंसान के नाम पे ही खड़ा कर सकता हूँ, है ना। मैं कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने अभी वो जो नीचे जो पत्थर पड़ा है उसको मुझे 500 रुपये देना है तो मैंने लिख के रख दिया आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज टू दैट स्टोन। नो, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि आप जिसको पैसे दोगे वो या तो होना चाहिए पर्सन, और होगा या तो होगा पर्सन या होगा आर्टिफिशियल पर्सन, ये दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव में होता है कि आप किसी का नाम लेके कुछ लिखते हो कि भाई इसको मुझे ये पैसा देना बाकी है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये वैसे ही अगर हमको किसी से कुछ लेना है, हमें कुछ लेना है, जैसे कि अगर मैंने किसी को गुड्स, सपोज आई सोल्ड गुड्स टू समबडी एंड मेनी ऑफ देम ऑन अ क्रेडिट, ठीक है, आई हैव सेंट द गुड्स, आई हैव रेज्ड द बिल, those people have to give me money, right? They have to make me payment. Now what is happening is they have not paid me the full amount. Okay, somebody paid me 30%, some paid 40%, some paid 50%, some paid 75%, some paid 90%. Now that remaining part of unpaid money is listed as a money receivable from these group of personal accounts. So what I am doing is I am making a group of all the people from whom I have to collect money. So they are my debtors, right? So this is again a personal account. So this is the third number of kind in a personal account. So एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब इट इज कनेक्टेड विथ नेम। वो नेम किसका हो सकता है? तो वो हो सकता है किसी भी एनी नेचुरल पर्सन, ठीक है, लिविंग और डेड, एनी नेचुरल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन, is a firm, is an organization, is a company, it's a state, it's a nation, anything it can happen. It represents a larger group of a company, but it has its own identity. वो याद रखना, ये सारे जो फर्म की हम बात करते हैं इनकी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कि इंडिया, ठीक है, जैसे कि हमने बात किया, अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो जैसे कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, लेकिन नाम है, क्योंकि हम उनको नाम से पहचानते हैं, हम जानते हैं कि वो नाम है, ठीक है। उसके विपरीत, उससे ऑपोजिट, दिस रिप्रेजेंटेटिव और ग्रुप पर्सनल अकाउंट इज अ पर्सन जिससे हमको पैसा लेना है, और वो पूरा एक ग्रुप है। जैसे हमको पैसा लेना है तो डेटर्स हो गए। अगर जैसे हमने किसी कुछ और लोगों को पैसे देने हैं, किसी को 10% देने हैं, किसी को 15% देने हैं, किसी को 25% देने हैं, किसी को 100% देने हैं, तो ये सारे जो हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया ग्रुप का, ठीक है। तो ये ग्रुप पर्सनल अकाउंट हो गए। तो हमने ये 3 अकाउंट्स देखे, 3 इसके टाइप्स देखे। ये हो गया नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है ये वाला अकाउंट जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। अब ये रियल अकाउंट क्या है? तो रियल अकाउंट वो सारी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हमने 2 इसमें डिवाइड किया है। एक है टेंजिबल अकाउंट और एक है इनटेंजिबल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल अकाउंट्स कौन से हैं? थिंग्स, एसेट्स विच वी कैन सी, टच एंड विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। जैसे कि अगर मैं कोई एक चीज के बारे में बात करता हूं, जैसे दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल को मैं छू सकता हूं, मैं इसको टच कर सकता हूं, मैं इसको देख सकता हूं, ठीक है। सो इट्स अ रियल अकाउंट।
जो चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो रियल अकाउंट है। ठीक है। कुछ हमारी एसेट्स ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी एसेट होती है। अच्छा, इसके अंदर मज़े वाली बात यह है कि ये सारी जो एसेट्स है इसको हम बेच सकते हैं। हम बेच भी सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो मैंने आपको बताना है कि इनटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है गुडविल। गुडविल यानी कि रेपुटेशन। अगर आपने मार्केट के अंदर कुछ साल बिताए हैं और आपको पता है कि आप उस पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पर बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो आपकी वहाँ पर रेपुटेशन है। ठीक है, लोग आपको जानते हैं, बहुत दूर दूर तक जानते हैं। ठीक है, कि अगर आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं फला स्टोर में जा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल विजय सेल्स में जा रहा हूँ, तो विजय सेल्स का नाम है, सब लोग जानते हैं उसको। तो जितना नाम है उतना ज़्यादा गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। ठीक है, तो ये एक बिजनेस जो भी होता है, जब शुरू होता है तब उसे कोई नहीं जानता, नोबडी नोज दैट फर्म। ठीक है, तो जब किसी को जानते नहीं हो आप, और एक समय के बाद 10 साल 15 साल के बाद आपने लोगों में इतना एक रेपुटेशन खड़ा कर दिया कि नहीं यार ये जेन्युइन बिजनेसमैन है, आप यहाँ पर जाओ, इनके रेट्स और इनकी चीज़ें कॉम्पिटिटिव है, तो वो एक तरह का रेपुटेशन खड़ा हो गया। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं विजय सेल्स में जा रहा हूँ, तो पूरी पिक्चर उसके सामने से निकल जाती है कि हाँ विजय सेल्स बोला तो फला गुड, ये वो सब जो भी अच्छे गुड्स हैं, अच्छे सप्लाई है, डिलीवरी अच्छी है, रिटर्न पॉलिसी है, ये है वो सब कुछ आ जाता है आपके दिमाग में। ठीक है, तो वो क्रिएट कैसे हुआ? वो क्रिएट ऐसे हुआ कि आपने बरसों तक उसमें मेहनत किया। अब मेहनत करने के बाद आज उसका फल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुडविल। दूसरा होता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ये होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत बायोटेक जो हमारी कंपनी है, यहाँ की फार्मास्यूटिकल केमिकल कंपनी है, इसने एक वैक्सीन बनाया कोविड-19 का, जिसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये कोवैक्सीन जो बनाया इन्होंने, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। भाई जैसे हम जानते हैं सब लोग कि दिसंबर 2019 के करीब ये कोविड शुरू हुआ था। उसका आना मतलब वैसे तो बहुत जल्दी हुआ था, लेकिन दुनिया में लोग जानने लगे दिसंबर में। दिसंबर के बाद से तुरंत ही इन्होंने अपना इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दिया, कोवैक्सीन के ऊपर। तो एक समय आते आते उनका वैक्सीन रेडी हो गया और फिर उसके ट्रायल्स शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी है, ये कैसे बनाया इन्होंने, क्या इसकी फॉर्मूला है, ये सब जो है उसके पेटेंट भारत बायोटेक के पास है। तो ये उसकी एसेट है। ठीक है, बायोटेक के पास उसके पेटेंट्स हैं। अब पेटेंट्स को आप देख नहीं सकते क्योंकि वो तो नॉलेज है। नॉलेज को आप कैसे देख सकते हो? ठीक है, तो अगर वो नॉलेज किसी को ट्रांसफर करेगा तो ऑब्वियसली उसको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनटेंजिबल एसेट है विच कैन बी सोल्ड इनटू द मार्केट and you can earn money, like the goodwill we talked, कि अगर मैंने एक 10 लाख का मेरा बिजनेस है, आज ग्रो हो गया, बहुत अच्छा ग्रो हो गया और मेरा बहुत रेपुटेशन हो गया, तो मैं वैल्यू उसकी 10 लाख है, लेकिन मैं उसको बेचूंगा 20 लाख में, तो जो 10 लाख का जो गैप है वो मेरा प्रॉफिट है और वो मेरा गुडविल है। यानी कि ये दो एसेट्स मैंने जो आपको बताए वो ऐसे एसेट्स हैं जिसके ऊपर से आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो एसेट को आप देख नहीं सकते। इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम लोग ने पिछले सेशंस में बहुत डिटेल में बात की है, आप वो मेरे पीछे के लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हो। ठीक है,
ओके, तो हमारे क्लासिफिकेशन में ये हमने दूसरा अकाउंट किया, रियल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट वाज पर्सनल अकाउंट विच वाज डिवाइडेड इनटू 3, जो था नेचुरल पर्सन, बराबर है, बाद में था क्या था, मैं खुद भूल गया, आर्टिफिशियल पर्सन था, और एक था हमारा रिप्रेजेंटेटिव एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड है अकाउंट नंबर 2, रियल अकाउंट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2, tangible assets and intangible assets. Tangible assets, things, assets which can be seen, touched and felt, and intangible asset है they can't be seen, touched or felt. तो ये उसके एग्जाम्पल है गुडविल और पेटेंट, और बहुत सारे हैं, जैसे कि एक और है कॉपीराइट। ये आपका जो राइटर्स लोग होते हैं वो अपने ओरिजिनल जो ये रहता है उसके ऊपर उनको ये राइट मिलता है। और बाद में है ट्रेडमार्क, और ये भी एक ऐसी चीज है जो आपकी एसेट है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट अकाउंट के ऊपर, और ये है हमारा तीसरा अकाउंट जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट क्या है इसको देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस और सॉरो। भाई आपके जेब से पैसे जाएंगे, किसको अच्छा लगता है, खर्चे करने पड़ते हैं। अगर हमको बिजनेस अगर हमारा रन करना है तो हमको खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये जो खर्चे करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमेशा हम उसके ऊपर नज़र तो रखते हैं कि भाई हमारे खर्चे कंट्रोल में रहे। घर हो या हमारा बिजनेस हो, कोई भी हो, तो हम चाहते हैं कि खर्चे जो होते हैं वो कंट्रोल में रहे। लेकिन खर्चे होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं वो जो हमारे जेब से जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पैसे स्पेंड किए तो होटल में गए तो होटल का बिल दिया, टैक्सी में गए तो टैक्सी का फेयर दिया, अगर हमने हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रखा तो उसको सैलरी दिया, अगर हमने ऑफिस रखा तो उसका रेंट हम देंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम देंगे। ठीक है, तो एक हो गया इस नॉमिनल अकाउंट में हो गया एक्सपेंसेस, और दूसरा हो गया इनकम, जो फीलिंग ऑफ जॉय और हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है। आप पैसा कमाओगे, आपके पास पैसे आएंगे तो यू आर हैप्पी। ठीक है, यू आर ऑलवेज हैप्पी क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस है और ये इनकम है। ठीक है, तो 3 अकाउंट हमने अभी सीखे, जो है सबसे पहले अकाउंट हमने सीखा, वो सीखा पर्सनल अकाउंट। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम सीख रहे हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन में अकाउंट हमने सीखा रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में जो इट्स कनेक्टेड विथ नेम्स ऑफ पर्सन्स, रियल अकाउंट इज कनेक्टेड विथ थिंग्स जो रियल है। पहला वाला पर्सन्स, नाम के साथ कनेक्टेड है, दूसरा वाला चीज के साथ कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी एक थिंग, रियल चीज हम जिसको बोलते हैं वो, और तीसरा वाला जो है वो हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है, जो हमको खुशी देता है। जैसे इनकम, प्रॉफिट, वो हो गया, हमको खुशी मिलता है, और लॉस और एक्सपेंसेस हो गया तो हम थोड़े से उदास हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो बहुत उदास होकर सिर पे हाथ रख के सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो तीसरा अकाउंट हमने सीखा वो है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है आपका, वो हमेशा से नाम के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज द कंक्लूजन वी आर कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं, वो है पर्सनल अकाउंट इज कनेक्टेड विथ नेम। ठीक है, रियल अकाउंट जो है दैट इज कनेक्टेड विथ थिंग्स, चीजें जो होती हैं, जो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी होती हैं जो इंटेंजिबल है, जो हमने समझी कि वो भी हमारी एसेट्स है लेकिन हमको दिख नहीं सकती, लेकिन हम उसको बेच सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं और फंड्स हम रेज कर सकते हैं उसमें से। और नॉमिनल जो है वो हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है, जो हम सोचते हैं कि फीलिंग्स जो होती है, जैसे लॉस और प्रॉफिट की,
ठीक है, लॉस हो गया तो वी आर सैड, ठीक है, और प्रॉफिट हो गया तो हम खुश हैं, तो वी आर हैप्पी. सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर 3 अकाउंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करने का तरीका. ठीक है, ओके, वेरी गुड.